ये आज से हम लोग जो थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करें जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। यहाँ से हम लोग जो है जो जीआईसी जो हम लोग के बगल में एग्जाम बिल्कुल आ गए हैं। जीआईसी है, आश्रम पद्धति है, इसके मेंस हैं, यूपीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, नेट गेट है, एमएससी बीएससी एंट्रेंस है, रिटन एग्जामिनेशन के साथ साथ जो ऑप्शनल एग्जामिनेशन है उनकी भी हम लोग साथ ही साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में वो क्या क्या है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक प्रोसेसेस, साइक्लिक प्रोसेसेस, स्टेट फंक्शन, उसके साथ साथ यूलर्स थ्योरम और जो मैक्सवेल्स के जो थर्मोडायनेमिक रिलेशंस हैं उसके मैजिक बॉक्स की भी स्टडी करेंगे। उसके साथ इंटरनल प्रेशर और फर्स्ट और सेकंड जो थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन ऑफ स्टेट है ये भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट में विद ट्रिक्स के साथ। तो चलिए, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लिए। चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब देखिए थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। देखो, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। तो देखो ऐसी साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं हीट की, ठीक है, हीट के मोशन की, हीट के फ्लो की इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। चलिए इसलिए हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को देख लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। देखो टर्मिनोलॉजीज़ क्या है, जैसे सिस्टम है, बाउंड्री है, सराउंडिंग्स है। तो देखो सिस्टम क्या होता है, मान लेते हैं कि कंटेनर है। कंटेनर का जो पार्ट हम लोग अंडर कंसिडरेशन ले रहे हैं, जिसको हम लोग सपोज कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग रूम में बैठे हैं, आप लोग रूम सपोज कर लीजिए। रूम के अंदर का पार्ट जितना होगा उसे सिस्टम बोलेंगे, रूम के बाहर का जो पार्ट होगा उसे हम लोग क्या उसके लिए बोलेंगे, सराउंडिंग बोलेंगे। इसका मतलब क्या है, ऐसा पार्ट जो अंडर कंसिडरेशन होता है, जिसको हम लोग मान रहे हैं, वो हमारा सिस्टम कहलाता है। उसके बाहर वाले पार्ट को हम लोग सराउंडिंग बोलते हैं। अब देखो ऐसा इमेजिनरी सरफेस होता है दोनों के बीच में, जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। जैसे कि क्या मान लेते हैं हम लोग, एग्जांपल है डिब्बा, ठीक है, रूम था, रूम के बाहर ये अंदर सिस्टम है, उसके बाहर सराउंडिंग है। तो ये लाइन जो है इनको जो डिवाइड कर रही है, सेपरेट कर रही है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसकी बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए आप आके देख लेते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। एक ओपन टाइप का ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है और आइसोलेटेड सिस्टम्स होते हैं। देखो ओपन सिस्टम क्या होता है, अगर ठीक है एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफ़र हो सके ईजिली, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम बोलते हैं। अगर क्लोज सिस्टम क्या होता है, अगर इसको हम लोग क्लोज कर दें तो क्या होगा, केवल एनर्जी हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन मास अंदर जो उसके है उसका ट्रांसफ़र ना हो। अगर केवल हीट का ट्रांसफ़र हो, मास का ट्रांसफ़र ना हो, उसे हम लोग क्लोज सिस्टम बोलते हैं। और ऐसे सिस्टम्स, जैसे आइसोलेटेड देखो किसे बोलते हैं, ऐसे सिस्टम जिसमें ना तो हीट का ट्रांसफ़र हो ना तो ही मैटर का ट्रांसफ़र हो, उसे हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम्स बोलते हैं। जैसे कि नीचे यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। देखो ये बाउंड्री हो गई, ये ओपन सिस्टम हो गया, ये इमेजिनरी लाइन हो, इमेजिनरी बाउंड्री हो गई। देखो ओपन सिस्टम जिसमें दोनों का एक्सचेंज हो सके, केवल हीट का एक्सचेंज हो, किसी का भी एक्सचेंज ना हो, उसे हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो देख लेते हैं पहले इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। देखो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो उसके इंटरनल मास के ऊपर ना डिपेंड करे, कि उसमें कितनी क्वांटिटी है उससे इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। तो ऐसे जितनी प्रॉपर्टीज़ जो सिस्टम के अंदर क्वांटिटी है, मटेरियल है, मास है, उससे इंडिपेंडेंट हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। देखो कैसे इसको याद रखेंगे, इंटेंसिव का मतलब आई एन से इंटेंसिव, आई एन से इंडिपेंडेंट। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं आइस ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो या तो आप लोग लैब में मेल्टिंग पॉइंट चेक करते होंगे, थोड़ी उसकी क्वांटिटी लो या तो ज़्यादा क्वांटिटी लो उसकी। तो देखते हैं ये अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो रहा है तो ये भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही मेल्ट होगा। देखो इसकी क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट है इसका टेम्परेचर या इसका मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसकी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा। उसी तरीके से देखो प्रेशर ले लेते हैं, डेंसिटी है, मोलर मास है, ये सब क्या है, इसकी इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी इंटरनल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, इसलिए इसे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। अब देखो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो उसके अंदर की क्वांटिटी कितनी है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, एनर्जी कितनी है, या मोल्स के ऊपर डिपेंड करे, क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करे, उसे हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ ना बोल के एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। मीन्स जस्ट अपोजिट ऑफ द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो डिपेंड करें अंदर की क्वांटिटी के ऊपर, इसे हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे कि वॉल्यूम 500 ml है, 1000 ml है, क्वांटिटी है, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, दोनों में सेपरेट सेपरेट मोल्स हैं। इससे इसको 1 लीटर ले लिया, जिसको 500 ml ले लिया, दोनों मोल्स अलग हैं, दोनों में क्वांटिटी अलग है। उसी तरह के एंथैल्पी है, एंट्रोपी, कम चीज़ की एंट्रोपी हो, ज़्यादा चीज़ की एंट्रोपी हो, तो एंट्रोपी किस पर डिपेंड करती है, ये देखो अंदर क्वांटिटी कितनी है। उसके साथ साथ फ्री एनर्जी है, फ्री एनर्जी, ये सब क्या है तुम्हारी, ये सब डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं, इसलिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होते हैं। तो एक नोट पॉइंट है यहाँ पे, इसको अंडरलाइन कर लो, इसको याद रखना क्या है, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एडिटिव होती हैं नेचर में, ठीक है। जैसे कि क्या, क्योंकि ये डिपेंड कर रही है, सीधी सी बात है, अंदर की क्वांटिटी डिपेंड कर रही है, इसलिए इनको ऐड भी किया जाता है। जैसे इसमें 10 मोल्स हैं तो टोटल, जैसे ये कंटेनर है, ये कंटेनर, इसमें 10 मोल्स हैं, इसमें 5 मोल्स हैं, दोनों को ऐड कर सकते हैं क्या, तो इसका फाइनल मोल्स कितने हो जाएगा, 10 + 5। तो ये दोनों के अंदर क्वांटिटी फाइनल क्या हुई, इस पर डिपेंड करता है, ये एडिटिव होते हैं, टोटल को हम लोग यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं।
और जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्योंकि वो उस पर डिपेंड ही नहीं करती इंटरनल क्वांटिटी के ऊपर, इसलिए जो है इससे ये एडिटिव नहीं होती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं। देखो, ऐसे जितने प्रोसेसेस जो कि स्पॉन्टेनियस होते हैं यूनिवर्स में, तो देखो, और ये जो है काफ़ी फाइनाइट टाइम लेते हैं। अब देखो, एक चीज़ याद रखना है, यूनिवर्स में जितने प्रोसेसेस हैं सबके सब इरिवर्सिबल हैं, किसी को भी रिवर्स नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि पानी का बहना हाई ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, तो जितने भी यूनिवर्स, जैसे हीट का भी फ्लो होना देखते हो, क्या हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हीट फ्लो करती है, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के एग्जांपल हैं। तो यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ इरिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल है, हर एक चीज़ इरिवर्सिबल है। अब देखो, इरिवर्सिबल में और का क्या हम लोग देख सकते हैं, ये जो होता है काफ़ी फास्ट होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं काफ़ी फास्ट होते हैं, और लेकिन जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं काफ़ी स्लो होते हैं, और ये आइडियल प्रोसेसेस होते हैं जो कि इनफाइनाइट टाइम लेते हैं अपने कंप्लीशन में। अब यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स होता है थोड़ा सा ही बस ज़्यादा होता है, ड्राइविंग फोर्स बस थोड़ा सा ज़्यादा होता है अपोजिंग फोर्स के, जैसे कि कंटेनर में अपोजिंग फोर्स है या ड्राइविंग फोर्स है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है तुम्हारा ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से, मीन्स इसको पुल करने वाला, और इसमें ड्राइविंग फोर्स जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए देखो, पानी जो है हमेशा हाई ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट की ओर, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर से ले टेम्परेचर की ओर इसमें हीट फ्लो करती है। ये सब इसके एग्जांपल्स है। देखो, आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रोसेसेस देख लेते हैं। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रोसेसेस, ये क्या है। देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो, मान लेते हैं यहाँ से हम लोग यहाँ तक गए, अगर थ्रू आउट द प्रोसेस अगर टेम्परेचर सेम रह रहा है, तो दोज प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर रिमेंस फिक्स्ड कांस्टेंट इज नोन एज द आइसोथर्मल प्रोसेसेस, मीन्स डेल्टा टी इक्वल टू जीरो, क्योंकि T1 भी सेम है, फाइनल T2 पे भी गए वो भी सेम है, इसका मतलब दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। उसी तरीके से एडियाबैटिक प्रोसेस हम लोग देख सकते हैं, ऐसे प्रोसेस जिसमें हीट का एक्सचेंज अगर ना हो, ना तो सिस्टम को हीट दी जा सके ना तो सिस्टम से हीट ली जा सके, ऐसे जितने प्रोसेस जिसमें हीट का ट्रांसफर अगर नहीं हो रहा, उसे हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेसेस बोलते हैं। अब देखो, आइसोबारिक प्रोसेस क्या होते हैं, बी से याद रखो, बीपी जैसे नहीं बोलते, तो बस बी से याद रखो प्रेशर मीन्स बीपी। तो ऐसे जितने प्रोसेस जिसमें क्या है, प्रेशर कांस्टेंट रहे, ऐसे जितने प्रोसेसेस जिसमें थ्रू आउट द प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट रहे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबारिक प्रोसेसेस बोलते हैं। उसी तरीके से आइसोकोरिक का बचा क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, तो ऐसे जितने प्रोसेस जिसमें क्या हो, वॉल्यूम कांस्टेंट रहे थ्रू आउट द प्रोसेस इज नोन एज द आइसोकोरिक प्रोसेस। तो इसका कर्व हम लोग देख लेते हैं। देखो, ये प्रेशर लाइन है, ये हमारी वॉल्यूम लाइन है। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट रहे तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबारिक। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहे इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक। अब देखो, एक चीज़ ये है, एक ये स्लोप है, एक ये स्लोप है, तो देखो ये एडियाबैटिक होता है, वो तुम्हारा आइसोथर्मल कर्व होता है। क्यों, एडियाबैटिक की स्लोप जो होता है आइसोथर्मल से हमेशा ज़्यादा होती है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग किसी लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। तो इसको समझने के लिए मान लेते हैं कि कोई सिस्टम जो है स्टेट ए में दिया है, अब वो ए से जो है बी स्टेट में जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू। अब क्या हो, ये सिस्टम जो है वापस इनिशियल स्टेट ए में आ जाए। अगर वो वापस इनिशियल ए स्टेट में आ जाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। ए से कहाँ गया, बी में, बी से अगर वापस इनिशियल स्टेट पे आ जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में टोटल इंटरनल एनर्जी जो चेंज होता है वो ज़ीरो होता है, ना तो इंथैल्पी चेंज होती है ना तो इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। अभी इसको हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से देख लेते हैं। तो देखो, हम जानते हैं डेल्टा क्यू जितनी भी हीट गिवन होती है इंटरनल एनर्जी चेंजेस में प्लस वर्क डन करने में यूज़ हो जाती है। तो यहाँ से इंटरनल एनर्जी चेंजेस जीरो, इसका मतलब डेल्टा क्यू इक्वल टू डब्ल्यू। इसका मतलब जितनी भी यहाँ से हीट दी जाएगी टोटल वर्क डन करने में यूज़ होगी। तो साइक्लिक प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि स्टेट फंक्शन क्या है। तो अब स्टेट फंक्शन को हम लोग किस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, वो पाथ कौन सा फॉलो किए हैं उससे इंडिपेंडेंट हो। तो दोज फंक्शंस या वेरिएबल्स दैट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट एंड इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ कैरिड बाय दिस। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि हम लोग समझ लेते हैं, अगर क्या हो, जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, तो मान लेते हैं कोई सिस्टम जो था स्टेट ए में दिया था, अगर इनके टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स, अगर इसमें थोड़ा सा भी चेंजेस करते हैं तो उनकी स्टेट चेंज हो जाती है। तो ऐसे जितने पैरामीटर्स जिनमें चेंजेस करने पर अगर उनकी स्टेट वेरी कर जा रही है, उनकी स्टेट चेंज हो जा रही है, तो उसे हम लोग स्टेट फंक्शंस बोलते हैं। तो ये आप लोग अच्छे से यहाँ से समझ सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं हम लोग। एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वर्क W और क्यों, जैसे क्या है वर्क और हीट, इनको छोड़ के जितने भी फंक्शंस हैं थर्मोडायनेमिक के,
ठीक है। जितनी भी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी सबके सब क्या हैं तुम्हारे स्टेट फंक्शन से। डब्ल्यू और क्यू हमारे स्टेट फंक्शन नहीं है, ये पाथ फंक्शन है। इसका मतलब क्या, ये पाथ पे भी डिपेंड करते हैं, कौन सा हम लोग पाथ फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं तो कितना वर्क होगा, कितना हीट होगा, ये इस पर भी डिपेंड करते हैं। तो चलिए इसी को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ हमारे पास थ्योरम्स है, जैसे कि हमारी पहली यूलर्स थ्योरम है, दूसरा साइक्लिक रूल देखेंगे। तो सबसे पहले यूलर्स थ्योरम क्या होती है। तो देखो, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग जानते हैं कि किसी भी सिस्टम को अगर हमें प्रूव करना है कि वो स्टेट फंक्शन है या एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो हमें क्या करना होगा, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग उसको प्रूव कर सकते हैं। तो एग्जाम में डायरेक्टली ठीक है, अगर ये रिटर्न है तो डायरेक्टली ये पूछेगा, चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज द स्टेट फंक्शन या एग्जैक्ट डिफरेंशियल और नॉट। या तो अगर ऑप्शनल होगा तो ऑप्शनल में चेक करने को बोल देगा कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा स्टेट फंक्शन है या नहीं है। तो देख लेते हैं, मान लेते हैं कोई इक्वेशन दे देगा, जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू तुम्हें दे देगा 4x प्लस 2x²y, इस टाइप से कुछ दे देगा, चेक कर बोल देगा कि चेक करो क्या ये स्टेट फंक्शन है या नहीं है। तो इसी तरीके से मान लेते हैं यहाँ पे कोई 2xy है जो कि फंक्शन है, मान लेते हैं कि z का। तो ये एक्स वाई अगर जेड का फंक्शन है तो हम लोग जानते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन होती है डी जेड इक्वल टू होता है कंप्लीट डेरिवेशन इक्वल टू पार्शियल डेरिवेशन इंटू डी एक्स प्लस दूसरा जो वेरिएबल फिर उसको इंटू डी वाई। तो आप लोग ये इक्वेशन जो है याद कर लें किसी तरीके से, ये आप लोगों को याद होना ही चाहिए। अगर जो मैथ्स पढ़े होंगे उनको तो ये लर्न ही होगी। बस क्या करना है, इसका कंप्लीट डेरिवेशन लेना, फिर इसी के रिस्पेक्ट में सबको करना है तो दूसरा कांस्टेंट इंटू टोटल डेरिवेशन, उसी तरीके से उसको दूसरे के रिस्पेक्ट में तो दूसरा कांस्टेंट इंटू टोटल डेरिवेशन नीचे वाले का। बस इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो देखो अब यहाँ से तो हम लोग क्या है, यहाँ पे जो दिया है ये और ये, ठीक है, ये जो कॉफिशिएंट इनका डी एक्स और डी वाई के दिए हैं, बस इन्हीं को उठाना होता है। हमें इन्हीं को उठाओ, तो मान लेते हैं कि ये उठा लिए। अब क्या करना है, देखो ये पहले से एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन हो चुका है, इसका डिफ्रेंशिएशन हो चुका है। अब इसका वाई के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स कांस्टेंट। उसी तरीके से क्या, अब जो दूसरा वाला था ये वाई के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी है तो इसे एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई कांस्टेंट। अब जब दोनों वैल्यूज़ आएँ अगर ये इक्वल आ जाती हैं तो हम लोग बोल देंगे कि यूलर्स थ्योरम वेरीफाइड है, ये स्टेट फंक्शन है या एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। ये हम लोगों को चेक करना होता है। तो जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से फंक्शन दे दिया जाएगा, तो आप लोगों को करना क्या है, जो उसके कॉफिशिएंट है उसको उठाना है। तो इसका मतलब ये पहले से डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो चुका होगा, इसको वाई के रिस्पेक्ट में चेक कर लो। तो उसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स को कांस्टेंट करते हुए, तो इसका हम लोग जानते हैं डी ओवर इसका क्या करना है, वाई के रिस्पेक्ट में करना है। उसी तरीके से इक्वल चेक कर, दूसरे वाले को अलग चेक कर लो। उसी तरीके से दूसरे वाले को एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, इसका कॉफिशिएंट एक्स ही है तो यहाँ से वैल्यू 1 आई, यहाँ से भी वैल्यू 1 आई, इसका मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है। इसका मतलब ये स्टेट फंक्शन था जो गिवन था, एफ एक्स की जो भी वैल्यू थी वो हमारी स्टेट फंक्शन होगी। अब देखिए अगला जो है साइक्लिक रूल क्या होता है। अब साइक्लिक रूल को एक्सप्लेन करना है तो हम लोग यहाँ से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड तुम्हारे साइक्लिक फंक्शन है, ठीक है। तो साइक्लिक फंक्शन को हम लोग इस तरीके से शो करते हैं। तो मान लेते हैं कि z तुम्हारा फंक्शन है एक्स और वाई का, तो डी जेड इक्वल टू कंप्लीट डेरिवेशन इक्वल टू इतना। लेकिन जो साइक्लिक रूल होता है, साइक्लिक रूल में कंप्लीट डेरिवेशन जो होता है वो ज़ीरो होता है, जो फाइनल कोई भी चेंजेस नहीं होता है इसमें। तो अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, इक्वल टू ज़ीरो कर दे। ज़ीरो करने के बाद ये यहाँ से हमारा दूसरा साइड इसको भेज दो, दूसरा साइड भेजने के बाद ये आया और फाइनल इससे हमारा माइनस इसकी 1 वैल्यू होती है। तो साइक्लिक रूल ये याद रखना, यहाँ से इसका डेरिवेशन भी डायरेक्टली पूछ सकता है कि प्रूफ कीजिए कि इसकी वैल्यू जो होती है 1 होती है माइनस ही। ये देखो कैसे पूछता है, एक्स वाई जेड अगर साइक्लिक फंक्शन है तो ऐसे पूछता है, ये डायरेक्टली पूछता है डेल एक्स ओवर डेल वाई एट जेड, उसी तरीके से डेल वाई ओवर डेल जेड एट एक्स, उसी तरीके से डेल जेड ओवर डेल एक्स एट तुम्हारा y इक्वल टू -1। ये प्रूफ करने डायरेक्टली आ सकता है, या तो ये डायरेक्टली भी इसकी ज़रूरत पड़ती है डेरिवेशन करते टाइम, जो कई सारे डेरिवेशन हैं जो हमारे एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं, चाहे वह GSI हो, चाहे UPSC हो, UPPSC हो, GIC हो, इन सब में। तो मैक्सवेल्स इक्वेशन देख लेते हैं। अब चलिए मैक्सवेल्स इक्वेशन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ और इससे पहले देख लेते हैं कि जो साइक्लिक प्रोसेस होते हैं वो केवल जो है स्टेट फंक्शन के लिए ही लागू होते हैं, बाकी किसी फंक्शन के लिए लागू नहीं होते। अगर स्टेट फंक्शन है तो साइक्लिक रूल अप्लीकेबल है, तो ये फार्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब चलिए मैक्सवेल्स रिलेशन क्या है, इसको हम लोग स्क्वायर मैजिक रूल से देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, इसको शॉर्ट में देखेंगे। लेकिन क्योंकि इसके रिलेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारे रिलेशन जो है निकलते हैं, डायरेक्ट निकलते हैं। और यहीं से हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है हर एक चीज़ को हम लोग बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए तो यहाँ पे हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे। तो देखो क्योंकि ये हमारा काफ़ी टाइम बचा देता है क्वेश्चंस में, क्योंकि ये डायरेक्टली पूछ लेता है डेल पी ओवर डेल एक्स, डेल पी ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टी, उसी तरीके से पूछ लेता है डेल वी ओवर डेल टी कांस्टेंट वी, क्या कौन सा फार्मूला इसमें सही है नहीं सही है ये सब। और उसी तरीके डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी जो निकल के आते हैं, ठीक है। ये
ठीक है, सही है, क्या है फार्मूला, ये सब जो है बहुत सारे इक्वेशन है जो हम लोग डायरेक्टली इसी फार्मूले इसकी हेल्प से मैजिक स्क्वायर बॉक्स से निकाल सकते हैं, जो कि हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन, इसका मैजिक स्क्वायर हम लोग समझ लेते हैं पहले। तो देखिए इस तरीके का कुछ मैजिक स्क्वायर बॉक्स होता है जिसमें एस पी वी टी ये हमारे कॉर्नर्स पे होते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो एस पी वी टी, अब देखो फिर होते हैं बीच बीच में क्या, ये यहाँ से हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, जी ए यू, ये बीच में होते हैं। तो यहाँ पे तो मैंने डायरेक्टली अभी बता दिया, लेकिन इसको हम जो अपना डिटेल में कवर करेंगे, इसको हम लोग ट्रिक के साथ कवर करेंगे, इसको कैसे लर्न किया जाए और यहाँ से कौन कौन से इक्वेशंस निकलते हैं, फार्मूला निकलते हैं, हम लोग सब देखेंगे कि ये सब जो सब आ रहे हैं ये सब हम लोग एक ही ट्रिक में सब लर्न हो जाएगा, आप लोगों को रट्टा नहीं मारना पड़ेगा कभी भी। तो चलिए ये सब जितने भी हैं सब हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है। तो देखो थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट 2 है, एक तो फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट है, तुम्हारी सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट है। तो पहले क्या होती है, देखो पहली जो होती है द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दिस डिफरेंशियल इज नोन एज अ व्हाट, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट कहलाती है। इसी को हम लोग इंटरनल प्रेशर के नाम से भी जानते हैं, याद रखना बिल्कुल दिमाग में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, इसको इंटरनल प्रेशर बोलते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है, मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, क्योंकि हम जानते हैं इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम डिपेंडेंट होती है, उसी तरीके से एंथैल्पी जो होती है प्रेशर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये भी हम लोग चेक कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल प्रेशर के नाम से भी जानते हैं, ये आप लोग याद रखना है। तो अब देखो इसको हम लोग ड्राइव कर लेते हैं, कैसे निकालना है। तो मान लेते हैं हम जानते हैं कि क्या मैक्सवेल्स रिलेशन से हम लोग इसको निकाल सकते हैं डायरेक्टली, डी यू इक्वल टू टी डी एस पी डी वी। तो आप लोग ये नेक्स्ट लेक्चर में जान जाएंगे कि कैसा निकालना है। तो अभी फ़िलहाल जो है आप लोग लर्न कर लीजिए डी यू इक्वल टू टी डी एस वी, ठीक है, पी डी वी। देखो बस इसी को पकड़ना है, बस यहीं से आ जाएगा। जिसे डी यू निकालना है, डी यू इक्वल टू, अब देखो एस से इसके अगल बगल वालों को डिफरेंशियल में रख दो, रख दिए। उसके बाद जो है इसके जो सामने है उसके आगे रख दो। उसी तरीके वी के सामने जो है इसको यहाँ पे रख दो, साइन जो है। अब देखो इसके और आ रहा है वहाँ माइनस हो जाता है, इसलिए देखो ये डायरेक्टली रिलेशन आ जाता है। चलो इसको हम लोग ट्रिक के साथ देखेंगे बिल्कुल। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, डी यू। अब क्या कर लिया जाए, यहाँ से हमें बनाना क्या है, ये बनाना है। तो इसलिए हमें क्या कर रहे हैं कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इसको, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो कर दिया जाए, चलो डी वी से हर जगह डिवाइड कर दो जाकर टेम्परेचर के को कांस्टेंट करते हुए। इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, बस इसी को डिवाइड करना है। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से देख लो, ये फाइनल हमारा हो जाएगा। तो देखो वी यहाँ से कैंसिल हुआ, तो वी यहाँ से हमारा कैंसिल हो गया, देखो डिवाइड करने के बाद। तो यहाँ से हमारा पी बचा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई की वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, जिसे इंटरनल प्रेशर के नाम से जानते हैं। अब देखो मैक्सवेल्स रिलेशन हम लोग यूज़ कर लिया जाए तो डेल एस ओवर डेल वी वी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू होता है डेल पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वी। तो यहाँ से हम लोग क्या करें, इसकी वैल्यू ये रख दिया जाए, तो यहाँ से हमारा ये चेंज हो जाएगा, ये हमारा फाइनल फार्मूला आ जाएगा इंटरनल प्रेशर का। तो चलिए इसको भी हम लोग स्क्वायर मैजिक स्क्वायर बॉक्स से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो हम जानते हैं कॉर्नर्स पे हमें एस पी रखना है, वी टी रखना है, ये जी ए यू ये रखना है, फिर ये एरो इधर इधर दिखा देना है। अब देखो यहाँ पे अब डी एस की वैल्यू निकालना है, तो अगल बगल वालों को डिफ्रेंशिएट में रखो, इसके सामने वालों को उसके एडजस्टेंट रख दो। ठीक है, तो ये आ गया। देखो अब क्या करना है, हम जानते हैं इंटरनल प्रेशर, ये एंथैल्पी जो होती है इसका किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर और प्रेशर का। तो फार्मूला हमारा क्या था, डी एच ओवर डी पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हमें ये निकालना है, तो इसका मतलब डी पी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दो प्रेशर को कांस्टेंट करते हुए। तो प्रेशर को कांस्टेंट किए, और सॉरी टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हुए। तो देखो टेम्परेचर को कांस्टेंट किया तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, डीएस, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, टी ये तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो डी पी कैंसिल हुआ, यहाँ से ये आया, मैक्सवेल्स इक्वेशन से क्या करना है, इसकी जगह पे ये रख दें, तो हमारा ये फाइनल चेंजेस आ जाएगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। इसका डेरिवेशन डायरेक्टली आ सकता है, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। तो इस तरीके से हम लोग इसका डेरिवेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जितने भी मैंने पॉइंट बताए हैं, जहाँ पे भी स्टॉप करके मैंने पॉइंट बताया इंपॉर्टेंट है, उसको बस ध्यान में रखना ही, और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए आप लोगों को एग्जांपल के तरीके से ये दिख गया होगा कि ये इंटरनल प्रेशर यहाँ पे कैलकुलेट करना है आइडियल और वैन डेर वाल्स गैस दोनों के लिए। तो अभी हम लोग ड्राइव करके आए हैं कि इंटरनल प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, पाई इक्वल टू टी डी पी ओवर डी टी माइनस पी। तो पाई का हम लोग फार्मूला क्या जाने थे, डेल यू ओवर, ठीक है,
हमारा डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये हमारा क्या था, इंटरनल प्रेशर का फार्मूला था। उसी तरीके से देखो, अब देखो हम लोग इसको ड्राइव कैसे किए थे, हम लोग जानते थे डी यू इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, टी डी एस माइनस पी डी वी। इसकी हेल्प से हम लोग इसको ड्राइव किए थे। हमें बनाना क्या था, वी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए थे टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हुए, फिर थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट का यूज़ करते हुए मैक्सवेल्स का इक्वेशंस यूज़ किए, वहाँ से इसको चेंज कर दिए थे। तो देखो आइडियल गैस लेना है तो हम जानते हैं पी वी इक्वल टू एन आर डी होता है, मोल अगर 1 लेना है तो एन की जगह पे 1 कर देना है, ये कर दिए। अब क्या करना है हमें, देखो इसमें क्या दिख रहा है, डी पी ओवर डी टी, तो इस फार्मूले से हमें क्या निकालना है, तो डी पी ओवर डी टी, तो पी वी इक्वल टू आर टी में हमें निकालना है क्या, डी पी ओवर डी टी, तो हम लोग निकाल लेते हैं डी पी ओवर डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका तो चेंजेस होगा नहीं, तो ये कांस्टेंट एज अ ट्रीट करेगा। इक्वल टू आर भी कांस्टेंट होता है, इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो टी को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी पी ओवर डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू आर ओवर वी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो चल के, तो टी वैसे ही उसकी वैल्यू कितनी है, आर ओवर वी माइनस पी। तो देखो ये पूरा क्या दिख रहा है, यहाँ से अगर इसको नीचे भेज दिया जाए v को, तो इसकी वैल्यू p दिख रही है, तो p माइनस पी इक्वल टू 0। ये हमारा देखो आइडियल गैस के लिए इंटरनल प्रेशर जो होता है वो 0 होता है। अब उसी तरीके से हम लोग रियल गैस के लिए देख लेते हैं, जो कि वान डेर वाल गैस है। तो हम जानते हैं क्या, p प्लस एन स्क्वायर ए अपन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी, एन इक्वल टू 1 मोल अगर ले लिया जाए तो एन हर जगह से हट जाएगा, तो फाइनली ये हो जाएगा। इसको हम लोग इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आया है, इसमें भी हमें क्या निकालना है, तो देखो हमें यहाँ पे निकालना होगा क्या, तो डी पी ओवर डी टी, तो डी पी ओवर डी टी हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से, तो पी रोक लिया सबसे पहले, तो इसका डी पी ओवर डी टी निकाल लिया जाए कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो यहाँ से डी पी ओवर डी टी की वैल्यू निकालते हैं, जो कि ये आई, फाइनल पुट करो, हमारा यहाँ से आंसर आता है पाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ए अपान वी स्क्वायर आ जाएगा, पाई इक्वल टू ए अपान वी स्क्वायर, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसे हम लोग इंटरनल प्रेशर बोलते हैं रियल गैस के लिए। ये बिल्कुल रट्टा मान लो, ऑप्शन में अगर ठीक है डिफरेंशिएट का डेरिवेशन नहीं करना है तो ऑप्शन में डायरेक्ट आता है, या तो तुम्हें डायरेक्ट दे देगा ड्राइव द फॉलोइंग इंटरनल प्रेशर फॉर अ वान डेर वाल गैस, ठीक है, या रियल गैस, या तो तुम्हें ऑप्शन में अगर ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा तो डायरेक्टली रहेगा बट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनल प्रेशर ऑफ अ रियल गैस और आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए 0, रियल गैस के लिए ये होता है। अब देखो सेम हमें डेल एच और डेल पी निकालना है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। आइडियल गैस के लिए हम जानते हैं पी वी इक्वल टू क्या, हमारा आर टी था, इसको हम लोग ड्राइव करके आए हैं तो हमारा ये आता है। तो बस हमें देखो डेरिवेशन इसका करके आए थे, हमारा डेरिवेशन क्या आया था, तो डेरिवेशन हमारा आया था ये, ठीक है, डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर पे। तो हमें क्या, पी वी इक्वल टू आर टी, आइडियल गैस के लिए हम जानते हैं पी वी इक्वल टू आर टी होता है, यहाँ से डेल पी ओवर डेल वी निकाल, ठीक है, डेल वी ओवर डेल टी निकालो कांस्टेंट प्रेशर पे। तो देखो हम लोग निकाल लेते हैं डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो प्रेशर वैसे ही कांस्टेंट था, इक्वल टू आर, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, पी ओवर आर हो जाएगा इसके लिए भी। तो तुम्हारा पी ये देखो कहाँ क्या रखा हुआ, माइनस टी पहले से रखा हुआ है, इसकी जगह पे पी ओवर आर ओवर पी हो जाएगा, प्लस वी है तो इसकी वैल्यू वी होती है, तो माइनस वी प्लस वी 0 हो जाएगा, इसलिए इसका भी फाइनल आंसर 0 आ जाएगा। मीन्स ये भी कोएफिशिएंट हमारा 0 आएगा आइडियल गैस के लिए। तो चलिए होप ये लेक्चर जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेवर होगा, ठीक है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।